नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। मंगल कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं शुक्रवार के दिन। इसका मतलब इस मंगल का मीन राशि के गोचर के जो भी परिणाम होंगे वो शुक्र द्वारा गवर्न होंगे और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। देखिए, मीन राशि में मंगल काल पुरुष की 12th हाउस है, 12वां भाव है। मंगल पराक्रम तो कराते हैं, मगर मीन राशि आखिरी राशि होने की वजह से यहाँ पे सपोर्ट नहीं रहता। और जल तत्व की राशि है और मीन राशि द्विस्वभाव राशि है। यहाँ पे शुक्र उच्च के होते हैं, बुध नीचस्थ होते हैं। इसीलिए शुक्र उच्च के और बुध नीचस्थ। इसका मतलब क्या है? मीन राशि नॉन सपोर्ट की राशि है, समर्पण की राशि है। इसका मतलब ये मंगल को आलसी बना देते हैं। इजी गेन्स के चक्कर में जातक बहुत परेशान रहता है। कभी कभी अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, भाव अच्छा हो, तो इजी गेन्स हो भी जाते हैं। मगर मीन राशि में मंगल को सिर्फ आप शॉर्टकट से या इजी मनी से बचने का प्रयास कीजिएगा। ये आपके लिए एक की पॉइंट है। अभी कुंभ राशि से छोड़ के आए हैं, इसका मतलब राहु के क्लचेस से बाहर आए हैं। हालांकि मंगल राहु पे डोमिनेट करते हैं, मगर फिर भी मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि यहाँ से जो वर्तमान में युद्ध की स्थितियां हैं वो थोड़ी कम हो सकती हैं फिलहाल के लिए, हवाई हमलों की स्थितियां। परंतु ये मंगल यहाँ पे शनि और सूर्य के साथ युति बनाएंगे। तो शनि के साथ मंगल की युति जादूगरी देगी, स्ट्रेटजी देगी। अब जो युद्ध है, चूंकि सूर्य भी है तो एग्रेशन तो है ही है और 12वां भाव है तो युद्ध तो होगा ही, चलता ही रहेगा। अब जो देश है इसमें गठजोड़ बनेगा। इंटेलिजेंस लोग ज्यादा अप्लाई करेंगे, कूटनीति का प्रयोग करेंगे और ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी से युद्ध का प्रयास होगा। रिसोर्सेस की कमी अब बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मीन राशि में कोई सपोर्ट नहीं है। तो नॉन सपोर्ट को फुलफिल करने के लिए जबरदस्त प्रयास करेंगे। सूर्य यहाँ पे है, सरकार, मंगल पुलिस एंड आर्मी और शनि जुडिशरी। तो कानून भी मदद करेगा। और ये मदद करने की स्थितियां कब बनेंगी? जब यहाँ पे दिक्कत हो रही है। इसका मतलब देयर विल बी स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जिसके प्रति हम लोग को सावधान रहना होगा। मंगल मीन राशि में शनिदेव और सूर्य के साथ हैं। अचानक से इमोशनल उद्वेग, भावनात्मक उद्वेग हमारे किसी विनाश का कारण ना बने, इसका हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे मैं कुंभ राशि से मंगल के मीन राशि में आने को एक अच्छा संकेत मानता हूँ, क्योंकि राहु के साथ मंगल थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी बढ़ी हुई थी। अब शनिदेव भी साथ में है, सूर्य भी है साथ में। सूर्यदेव के होने की वजह से थोड़ा कंट्रोल रहेंगे और शनिदेव की होने की वजह से थोड़ा उनको स्पीड और स्ट्रेटजी का सहारा लेना पड़ेगा। जब आदमी स्ट्रेटजी बनाना शुरू करता है तो वैसे भी एग्रेशन कम ही होता है। अच्छा हाँ, एक है कि मैंने नवमांश में जो ग्रह बताए थे सिद्धिदात्री में, देखिए फॉर्मूला मेरा सही होता है जोड़ने में जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं तैयारी करके वीडियो नहीं बनाता हूँ। इसलिए आई एम सॉरी अगर मैंने किसी लग्न का नवमांश गलत ग्रह बताया हो। कॉन्सेप्ट आप नवमांश का समझ लीजिए। अग्नि तत्व जो भी राशि होगी उसका नवमांश मेष से शुरू होगा, 1 2 3 4 5। जो पृथ्वी तत्व होगी उसका नवमांश मकर से शुरू होगा, 10 11 12 1 2 3 4 5। वायु तत्व राशि होगी उसका तुला से शुरू होगा नवमांश, 7 8 9 10 11 12। और जो जल तत्व राशि होगी उसका 4 5 6 7 कर्क से शुरू होगा। इस सीक्वेंस में आप नवमांश जोड़ लीजिए। उस राशि का स्वामी आपकी कुंडली में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है। तिथि से श्री मापनोति, तिथि है प्रतिपदा, प्रतिपदा तिथि पे तुला और मकर राशि दग्ध हो जाती है। तुला और मकर किसी में भी कोई वक्री ग्रह नहीं है, इसीलिए ये तिथि आज के दिन अच्छी नहीं मानी जाएगी। मंगल जो यहाँ पे हैं मीन राशि में, मीन राशि से तुला पे उनकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी। देखिए, कुछ आपको चीजें ज्योतिष में, अब आप पंचांग पढ़ते पढ़ते 1 साल हो गया, थोड़ा सा अंदर आने के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे मंगल की दृष्टि चौथे 7वें 8वें भाव पे, शनिदेव की दृष्टि तीसरे 7वें 10वें भाव पे, गुरुदेव की 5वें 7वें 9वें पे, राहु केतु की मैं सिर्फ 12वें पे मानता हूँ। ठीक है, केतु की दृष्टि नहीं मानता हूँ मैं। अब नहीं मानता हूँ मैं कोई ऋषि नहीं हूँ, मगर जो मैंने एक्सपीरियंस में पाया है। और बुध की दृष्टि सप्तम भाव पे होती है, शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पे होती है। इस तरीके से दृष्टियों को याद रखना जरूरी है। अब मंगल जो मीन राशि में है तो इनकी पहली दृष्टि चौथे भाव पे, तो 12 1 2 3 मिथुन राशि पे। चौथी दृष्टि क्या होती है? चौथा भाव प्रोटेक्शन का होता है, सुख सुविधा का होता है। मिथुन राशि वालों को घर में सुख सुविधाओं के लिए अत्यधिक प्रयास करना पड़ेगा। ये मंगल उनको पराक्रम कराएंगे। घर खरीदने में, प्रॉपर्टी में उनको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी दृष्टि 8वें भाव पे है।
अब आज प्रतिपदा के दिन वो 8वां भाव तुला राशि जो कि दग्ध है। इसके बाद तुला राशि वालों के लिए आज बहुत डेंजरस दिन है, संबंधों के लिए डेंजरस दिन है। 7वीं दृष्टि कन्या पे है, 7वीं दृष्टि कंट्रोल करती है और कंट्रोल करने के लिए मंगल खुद ही इजी गोइंग राशि में है, इसीलिए कन्या राशि वालों के लिए इस मंगल का कोई विशेष प्रभाव मैं नहीं देख रहा हूँ। हालांकि कन्या राशि के लिए अष्टमेश का सप्तम में आना उनके वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। देखिए, गोचर का कोई बहुत फर्क मैंने देखा नहीं अनलेस अनटिल की महादशा, अंतरदशा या और फैक्टर्स भी उधर इशारा कर रहे हों। आज मंगल का गोचर हुआ है मीन राशि में, तो आज के दिन देखिए चंद्रमा कहाँ पे है, चंद्रमा है तुला राशि में। पहले तो फटाफट आप मूर्ति निर्णय लगा लीजिए, चंद्रमा है तुला राशि में, अर्थात मेष वालों के लिए मेष राशि जहाँ चंद्रमा हो, मूर्ति निर्णय जन्मस्थ चंद्रमा से गोचर जिस ग्रह का हो रहा है उस ग्रह के गोचर वाले दिन चंद्रमा जिस राशि में हो उस राशि को देखा जाता है। यदि जन्मस्थ चंद्रमा से ये चंद्रमा 1, 6, 11 भाव में है तो स्वर्णपात से राजयोग प्लस धन योग, 2, 5, 9 में है तो रजतपात से सिर्फ धन योग, 3, 7, 10 भाव में है तो ताम्रपात से संघर्ष फिर सफलता, 4, 8, 12 में है तो लौहपात से संघर्ष ही संघर्ष। तो मेष राशि वालों के लिए आज चूंकि जन्मस्थ चंद्रमा आज गोचर के चंद्रमा तुला में है तो 7वां भाव मतलब ताम्रपात से। वृषभ वालों के लिए 1, 2, 3, 4 में है तो लौहपात से, 7 तो हो गया। मेष वालों के लिए 7 हो गया ताम्रपात से, 2 वालों के लिए वृषभ वालों के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्वर्णपात से। मिथुन वालों के लिए 1, 2, 3, 4, 5 रजतपात से। कर्क वालों के लिए 1, 2, 3, 4 लौहपात से डेंजरस। सिंह वालों के लिए 1, 2, 3 ताम्रपात से। कन्या वालों के लिए 1, 2 रजतपात से। तुला वालों के लिए स्वर्णपात से 1 नंबर। वृश्चिक वालों के लिए 12वां भाव लौहपात से। धनु वालों के लिए 11वां भाव रजतपात से। मकर वालों के लिए 10वां भाव ताम्रपात से। कुंभ वालों के लिए 8, 9 रजतपात से। मीन वालों के लिए 8वां भाव मतलब लौहपात से। ये पाद मूर्ति निर्णय करने से आपको फटाफट क्लियर भी हो जाएगा कि कैसे गोचर का इंस्टेंट रिजल्ट क्या होगा। अब उसका विस्तृत रूप से फल जानने के लिए एक मैंने आपको जो तरीका बताया था, अगर आपकी आयु अवस्था 0 से 12 के बीच में है तो गोचर को चंद्रमा से देखिए। आयु अवस्था 13 से 24 के बीच में है तो बुध से देखिए। 24 से 36 के बीच में है तो शुक्र से देखिए। 37 से 48 के बीच में है तो सूर्य से देखिए। 49 से 60 के बीच में है तो मंगल से देखिए। 61 से 72 के बीच में है गुरु से देखिए। 73 से फिर 84 के बीच में है तो शनि से देखिए। उसके बाद राहु केतु से। इसका रिजल्ट आपको काफी एक्यूरेट मिलेगा। तो प्रतिपदा तिथि एग्रेशन की तिथि है, अग्नि इसके देवता है, फ्यूचरिस्टिक तिथि है। मैं अग्निवास, शिववास, लत्ता इन सब का वीडियो एक कंपाइल करके है जिसको आप देखिएगा। वैसे भी मैंने बोला है कि आप इसको अग्निवास और शिववास ये जोड़ते जरूर रहिएगा। पंचांग में आता है मगर आप जोड़ के निकालेंगे तो आपका हाथ ज्यादा माहिर होगा इसमें। प्रतिपदा तिथि है, उसके बाद द्वितीया तिथि है। देखिए द्वितीया ज्यादा है, आज 9 बजे से है। गुरुवार को द्वितीया, क्योंकि द्वितीया का भद्रा तिथि है, बुध के अनुसार फल देती है और कारकत शुक्र के अनुसार होता है। और शुक्रवार भी है। द्वितीया तिथि अमृत योग बनाती है, मगर किसके लिए? जिनका जन्म शुक्रवार को हो, होरा शुक्र की हो, महादशा होरा की हो, शुक्र की हो, लग्न शुक्र का हो इत्यादि। बहुत अच्छा दिन है द्वितीया तिथि शुक्रवार को। द्वितीया तिथि के स्वामी ग्रह होते हैं ब्रह्मा, क्रिएटर। आज के दिन आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, नया क्रिएट करिए, आपको लाभ मिलेगा। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। जब चित्रा नक्षत्र होता है तो मूल, पूर्वा, भाद्रपद और मृगशिरा भी एक्टिवेट होता है। चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा का होना ही एक तरीके से डिनाइल ऑफ मैरिज है। जिस भी बच्चे का जन्म, खासकर लड़की का जन्म चित्रा में हो, उनके घर वालों को बचपन से ही अपने बच्चों के विवाह के लिए कुछ न कुछ उपाय कराते रहना चाहिए। ये तो हो गया चित्रा का फायदा। नुकसान, सबसे बड़ा फायदा क्या है? चित्रा में चंद्र हो गए, अपने आप में जातक शत्रुहंता बहुत बड़ा हो गया। ऐसे जातक से कोई जीत नहीं पाता। इनकी बॉडी बड़ी अच्छे फिगर की होती है। दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल। जैसा चित्र जीवन में चाहते हैं वैसा कर्म कीजिए। योगात रोग निवारणम योग है, व्याघात योग हस्त नक्षत्र में लगता है। हस्त नक्षत्र में हाथों से काम करने का नक्षत्र है। गायत्री देवी का नक्षत्र है। गायत्री मंत्र सुनिए और अपने हाथों से कार्य करिए। किसी के भरोसे मत रहिए तो आपको लाभ मिलेगा। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है कौलवकरण, फिर तैतिल करण। कौलवकरण मंगल, तत्पश्चात बुध। बुध द्वितीय तिथि में भी है, भद्रा में है। मंगल करण है, सुबह 8:42 तक मंगल का ही आज शिफ्ट भी है। देखिए मंगल का मीन राशि में जाना
अगर आप इस बात को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे शनि और सूर्य के साथ, तो ये एक प्रकार से विस्फोटक स्थिति है। उम्मीदें बहुत बढ़ जाएंगी सबकी एक दूसरे से। देशों के बीच में अगर प्यार से बात भी कर रहे हैं तो मन में कुछ न कुछ छुपी हुई बातें रहेंगी। स्ट्रेटेजी प्लानिंग होगी और मंगल और सूर्य काफी हीट रहेगी। वाटर विल बी इन ट्रबल, इमोशंस विल बी इन ट्रबल। ऐसे में करना क्या चाहिए? गुरुदेव का सहारा लेना चाहिए। कंपैशन टू ऑल, जितना ज्यादा आप करुणा जागृत करेंगे आपको उतना ज्यादा ये गोचर लाभ देगा। वेद आप जोड़ रहे होंगे, लिख दीजिएगा कोई दर्शक, लगता आप जोड़ लेंगे, अन्य चीजें भी आप जोड़ ही लेते हैं। मैं वही बातें बार बार रिपीट नहीं करना चाहता जो पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि मैं कोई तैयारी करके तो पंचांग बोलता नहीं हूँ। तैयारी करके बोलूंगा तो रोज रोज बोल नहीं पाऊंगा। जो फॉर्मूले हैं वो सही हैं, धीरे धीरे उसको आप प्रैक्टिस में लाइए एंड लेट अस स्टडी टुगेदर। मंगल अब देखिए मीन में है, तो मीन राशि के लिए बाधक क्या हुआ? बुध, सप्तम भाव। क्या बुध का संबंध है मीन राशि से या गुरु से? नहीं है। गुरु की दृष्टि बुध पे है, बुध की नहीं है गोचर में, इसीलिए यहाँ पे बुध की कोई बाधा नहीं है। मीन राशि के लिए धनु राशि की बाधा होती है, महाबाधा के स्वामी है गुरु, राशिनाथ ही गुरु है। विवेक की शून्यता बहुत तकलीफ देगी सबको। ओवर एक्सपेक्टेशन विल बी द कॉज ऑफ ट्रबल इन नेक्स्ट 40 डेज। रिश्तों में उतनी ही उम्मीद कीजिए जितना रिश्ते आपसे डिजर्व करते हैं। हाँ, बाधक हो गया। मैं एक्चुअली में बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कई बार से कि मैं आपको आरूढ़ सिखा दूं। जैसे बाधक इंपॉर्टेंट है वैसे ही आरूढ़ इंपॉर्टेंट है। आरूढ़ मतलब क्या होता है? गजारूढ़, सिंहारूढ़, देवी सिंह पे आरूढ़ है, हाथी पे आरूढ़ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे कुंडली में कोई ग्रह कहीं पे है, वो स्थिति है जो आपको मिली है फल के लिए, मगर वो ग्रह कहीं और बैठ के कार्य करता है। जैसे आपको मान लीजिए इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है या इंटरव्यू देने जाना है नौकरी के लिए, घर बैठे इंटरव्यू तो मिलेगा नहीं नौकरी, या जहां पे आपको ज्वाइन करना है वहां तो मिलेगी नहीं। दसम भाव बताएगा नौकरी कहाँ है, तीसरा भाव बताएगा यात्रा का, मगर आप इंटरेक्ट कहाँ करेंगे? ट्रेन से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, इंटरव्यू दिल्ली में होगा, नौकरी बंबई में लगेगी, तो आरूढ़ विल बी दिल्ली। जहां पे आपका इंटरेक्शन हो रहा है, जहां पे आप सवार होकर कार्य कर रहे हैं, वो है आरूढ़। अब राशि का भी आरूढ़ होता है, भाव का भी आरूढ़ होता है, ग्रह का भी आरूढ़ होता है। बस मेरे कहने से माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आपने इतना पंचांग में सीखा, ये आरूढ़ और सीख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। मैं पिछले 10-12 साल से ज्योतिष पढ़ रहा हूँ और 99% प्रेडिक्शन मैं सिर्फ आरूढ़ देख के करता हूँ 2012 से, और मुझे नहीं लगता कभी भी गलत हुई मेरी अंडरस्टैंडिंग। ये इतना बड़ा सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है? ये तो सब जगह अवेलेबल भी है, यू विल फाइंड मेनी टेक्स्ट ऑन दिस, मगर इसको एक्सप्लेन मैं करूंगा। इसके लिए आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। क्या याद करना पड़ेगा? राशियों के नाम याद कर लीजिए, ग्रहों की मूल त्रिकोण, उच्च राशि और स्वराशि याद कर लीजिए। बस कोई ग्रह कहाँ पे उच्च का होगा, कहाँ पे नीचस्थ होगा, ये आप याद कर लीजिए। और नहीं तो अगले वीडियो में मैं इसकी लिस्ट आपको दूंगा, उसको याद कर लीजिए। पर इतना याद कर लेने से माय डियर फ्रेंड्स, कौन ग्रह किस ग्रह का दुश्मन है, कौन न्यूट्रल है, कौन दोस्त है, ये आप जान जाएंगे और आरूढ़ समझ जाएंगे। विल टॉक नेक्स्ट। इसको पहले आप याद कर लीजिए। घर से बाहर निकलने से पहले, शुक्रवार है तो दही खा के निकलिए। थैंक यू।